चक्रवात अम्फन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा की करेंगे यात्रा। हवाई सर्वेक्षण के जरिए चक्रवात अम्फन प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा और समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा। सुपर साइक्लोन अम्फन के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा में राहत और बचाव कार्य जारी। पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण 72 लोगों की मौत। बांग्लादेश में भी तूफान के चलते कई इलाके पानी में डूबे। उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर जाकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हुआ चक्रवात। रेल के जरिए सफर करने वाले यात्री आज से चरणबद्ध तरीके से बुकिंग काउंटर से भी कटा सकेंगे टिकट। कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट के माध्यम से भी आज से बुक कराई जा सकेंगी टिकट। यात्री रेल सेवा को सामान्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम। तय नियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत भारतीयों का स्वदेश आना जारी। अब तक विदेशों से 23,000 से ज्यादा लोग लौटे वापस। 13 जून तक चलेगा मिशन का दूसरा चरण। 47 देशों से 162 फ्लाइट्स के जरिए होगी लोगों की वापसी। भारत में कोविड-19 संक्रमण के सक्रिय मामले हुए 63,624। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 45,299, जबकि 3,435 लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या हुई 51 लाख के पार। 3,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में प्रतिबंधों में ढील के बाद रेस्टोरेंट फिर से खुले। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात अम्फन के कारण पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात अम्फन के चलते पैदा हालात का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा। चक्रवाती तूफान अम्फन ने ओडिशा और विशेषकर पश्चिम बंगाल में काफी तबाही मचाई है। अब तक पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की जान चली गई है। तबाही का यह मंजर है कि बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, संचार टावरों को नुकसान पहुंचा है, बंद पड़ी मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। ओडिशा में भी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में लगी हुई हैं। ये 3 तस्वीरें भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन के भारत और बांग्लादेश में मचाई तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। भारी बारिश और 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ अम्फन ने दोनों ही देशों में जान माल के साथ काफी नुकसान पहुंचाया। भारत की बात करें तो यहाँ इस तूफान के कारण 2 राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा प्रभावित हुए। हालांकि ओडिशा में जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसने ज्यादा कहर बरपाया। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अम्फन के कारण कम से कम 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों मकान बर्बाद हो गए और निचले इलाकों में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में चक्रवात के कारण जहां मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवाओं में उड़ गए, वहीं पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए और शहर के निचले हिस्सों और गाँव में पानी भर गया। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। राज्य के कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति भी ठप रही, जिसे अब धीरे धीरे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तूफान के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई हैं। हालांकि तूफान के गुजर जाने के बाद अब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और राज्य की राहत एजेंसियां लगातार इस काम में जुटी हुई हैं। जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि
रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई। वहीं ओडिशा की बात करें तो चक्रवात के कारण ओडिशा के पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रापड़ा, जाजपुर, गंजाम, भद्रक और बालेश्वर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। तूफान के कारण खड़ी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हालांकि कम नुकसान के चलते राहत काम तेजी से हुआ और 90% बिजली बहाल कर दी गई। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है और उनको ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इंपैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा। लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। मौसम विभाग की माने तो भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि चक्रवात अम्फन बांग्लादेश के ऊपर केंद्रित था और अब वो डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसका मतलब ये कि अब इस तूफान से कोई खतरा नहीं है। अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से आज का दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगा और विंड्स भी, जैसे मैं बोला कि अभी हमारा जो उम्मीद है अगले 12 घंटे तक पूरा स्ट्रांग विंड हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर पर आवर और इसका इम्पैक्ट ऐसे डैमेजिंग नहीं है। वेस्ट बंगाल में कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए साइक्लोन की वजह से कोई ऐसे एडवर्स सिचुएशन अभी नहीं होगा रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फिर भी हम दूसरे जो वेदर सिस्टम्स वगैरह हैं इसके ऊपर नज़र रखे हैं और टाइम टू टाइम हम दूसरे एडवर्स वेदर सिस्टम्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स के बारे में भी हम सूचित करते रहेंगे। गुरुवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने तूफान अम्फन से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तूफान के बाद की स्थितियों को लेकर संबंधित राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों और संस्थाओं के साथ चर्चा की। बैठक में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने बताया कि मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान और एनडीआरएफ की पहले से की गई तैयारियों के चलते जानमाल का नुकसान बेहद कम हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपदा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं दोनों ही राज्यों के साथ हैं। प्रशासन और बचाव दल के लोग जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशों में लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा। इस बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण हुई लोगों की मौत पर गुरुवार को शोक व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में चक्रवात के कारण हुई जानमाल की क्षति तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति व फसलों को हुए व्यापक नुकसान से व्यथित और चिंतित हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बृहस्पतिवार को ट्वीट के जरिए संवेदना जताई और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फन से सभी प्रभावितों की पूरी मदद की जाएगी और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पीएम ने ट्वीट में कहा कि एनडीआरएफ की टीम चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही है। शीर्ष अधिकारी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ करीबी समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। प्रभावितों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण पश्चिम बंगाल में नुकसान के दृश्य को देखा है। ये चुनौतीपूर्ण समय है। पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुट होकर खड़ा है। राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास जारी है। मेरी संवेदनाएं ओडिशा के लोगों के साथ भी हैं, जहां राज्य चक्रवात अम्फन के प्रभाव से बहादुरी से मुकाबला कर रहा है। प्रशासन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है ताकि सभी प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। मैं स्थिति के जल्द सामान्य होने की कामना करता हूं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बृहस्पतिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की तथा उन्हें चक्रवात अम्फन से उत्पन्न स्थिति से निपटने में हर संभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चक्रवात से उत्पन्न स्थिति को लेकर बातचीत की और केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं सभी की सुरक्षा एवं कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूं। वहीं इस चक्रवाती तूफान के कारण बांग्लादेश में भी काफी नुकसान हुआ है। कई इलाके जलमग्न हो गए और सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि तूफान से प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे और एक बार फिर से जिंदगी वापस पटरी पर लौट सके। कोलकाता और ओडिशा ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे के बारे में बात करते हैं अपने संवाददाता स्नेहशीष सूर से। स्नेहशीष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज ये दौरा है, पहला मौका है इस कोविड की त्रासदी के समय में जब प्रधानमंत्री किसी दौरे के लिए बाहर जा रहे हैं। किस तरह का नुकसान हमने देखा, तस्वीरों में देख रहे थे काफी ज्यादा वहां पर नुकसान है। क्या ताजा अपडेट्स हैं स्टेट को लेकर और वहीं इस दौरे को लेकर क्या जानकारी है? सबसे पहले तो यही बताऊंगा मैं कि इस समय कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्देशीय हवाई अड्डे में प्रधानमंत्री के सफर की तैयारी चल रहे हैं और ये बहुत ही अहम बात है कि जो हादसा हुए थे बुधवार शाम को और शुक्रवार सुबह ही प्रधानमंत्री स्वयं ये जायजा लेने के लिए सीधा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट में जो बताया गया है कि सारे देश पश्चिम बंगाल के साथ इस समय, और ये ट्वीट के साथ जो काम हो रहे हैं प्रधानमंत्री का ये सफर, ये लगता है कि सही प्रधानमंत्री के साथ ही सारे देश इस समय पश्चिम बंगाल के साथ हैं। कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको अनुरोध किया था, क्योंकि 72 लोगों का मौत का खबर आए हैं, हो सकता है कि इससे ज्यादा भी नुकसान हुआ है, फसल के नुकसान हुए हैं, छोटे मकान के भी नुकसान हुए हैं, बहुत पेड़ और बिजली के पोल्स तरफ सब कुछ चले गए। बिजली अभी तक काफी जगह कलकत्ता शहर में भी अभी मान लीजिए बहुत जगह यह है कि बिजली नहीं आए हैं, जनजीवन स्वाभाविक नहीं हुए हैं, क्योंकि बिजली नहीं होने से पानी का समस्या हो रहा है, मोबाइल का चार्जिंग का समस्या हो रहा है, मोबाइल टावर का प्रॉब्लम आ रहा है, दूर संचार में कोई भी समस्या आ रहे हैं। तो अभी भी लोग जी रहे हैं। रास्ता साफ करने का ये चुनौती था, जो बड़े बड़े जो हाईवेज हैं वो ने साफ कर दिया, क्योंकि काफी पेड़ गिरे हैं। और जो जिले के बात कर रहे हैं कि तटवर्ती जो जिले हैं, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, ये जिले में तो हादसा ज्यादा हुआ है, कलकत्ता में भी हुआ है। और उसके बावजूद जो आसपास की जिले हैं जिसके ऊपर से ये तूफान गए हैं कि हावड़ा, हुगली, बर्धमान के कुछ इलाके और नदिया और मुर्शिदाबाद से होते हुए जब बांग्लादेश गए, वहां भी थोड़ा हादसा तो हुआ ही है जरूर। फसल, छोटे मकान और लोगों को भी क्षति हुए हैं। और इस क्षति के मतलब नुकसान जो हुए हैं, ये स्वाभाविक जनजीवन अभी स्वाभाविक करने के लिए एनडीआरएफ काम कर रहे हैं, एसडीआरएफ काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के सारे दफ्तर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के जो सारे जुड़े हुए दफ्तर हैं जैसे कि दूर संचार है, राहत कार्य है, वो भी काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ के टीम्स कभी 25 थे, 21 थे, वो 25 हो रहा है। अभी भी चक्रवाती तूफान जाने का बाद भी ये रिलीफ और रेस्टोरेशन काम के लिए और एनडीआरएफ टीम्स बुलाए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अभी इस हवाई अड्डे में आएंगे और वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और रिव्यू मीटिंग भी बिल्कुल करेंगे। काफी नुकसान की खबरें हैं और जिस तरह से केंद्रीय राहत के जी स्नेहशीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं काफी नुकसान की खबरें हैं और अभी भी राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी हैं। और आज प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के जरिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इन इलाकों का दौरा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से भारतीय रेल के मुसाफिर टिकट खिड़की से भी टिकट कटा सकेंगे। रेल मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक टिकट काउंटर खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहां-कहां से मिलेंगे टिकट, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल का मुसाफिरों के लिए एक बार फिर मानवीय चेहरा उभर कर सामने आया है। ऑनलाइन शुरू हुआ बुकिंग का सिलसिला अब टिकट खिड़की तक आ पहुंचा है। अब मुसाफिर कॉमन सर्विस सेंटर और रेल काउंटर से भी टिकट खरीद सकेंगे। साथ ही आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट के द्वारा भी टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं पोस्ट ऑफिस और यात्री सुविधा केंद्र से भी यात्री टिकट बुक करा सकते हैं। जोनल रेलवेज को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि वो काउंटर्स खोल सकते हैं धीरे धीरे करके आवश्यकता अनुसार। इसी तरह से जो हमारे CSCs होते हैं जो देश में सब जगह हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, उसमें टिकट बुकिंग शुरू होने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पोस्ट ऑफिस में बुकिंग होती थी वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। एजेंट्स के थ्रू जो बुकिंग है उनको भी शुरू करने जा रहे हैं, जो IRCTC के एजेंट्स होते हैं। और इसके अलावा जो जहां भी जिस तरह से जो लॉकडाउन के पहले जिस तरह से रेलवे की बुकिंग होती है उसको ग्रेडेड मैनर में हम करने जा रहे हैं। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक टिकट काउंटर खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन टिकटों की खरीदारी के समय पूर्ण रूप से सामाजिक दूरी का ख्याल रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी ट्रेनों के लिए बुकिंग का काम भी 21 मई की सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, जिसमें पहले ही दिन लाखों मुसाफिरों ने अपनी टिकट की बुकिंग सुनिश्चित कराई है और ये कारवां बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों तक 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में कई नामचीन ट्रेनों का नाम भी शुमार है। मसलन 17 जनशताब्दी एक्सप्रेस, 5 दुरंतो एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रेस, गुजरात संपर्क क्रांति, गोवा एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस, कर्णावती एक्सप्रेस समेत अनेक राज्यों के लिए जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों को शामिल किया गया है। इन रेलगाड़ियों में राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इन ट्रेनों के लिए अब टिकट काउंटर से भी टिकट आरक्षित कराए जा सकते हैं। इस लॉकडाउन में भारतीय रेल का सेवा भाव एक बार फिर निखर कर सामने आया है, जब भारतीय रेल के बड़े अधिकारी, मंत्री से लेकर तमाम जो कर्मचारी हैं वो मुसाफिरों को सहूलियत देने में जुटे हुए हैं और हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि श्रमिकों को, मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाया जाए, उन्हें घरों तक पहुंचाया जाए और उनकी तकलीफ को कम किया जाए। कैमरामैन योगेश के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाने का काम लगातार जारी है। अब तक 23,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को विमानों से वापस लाया जा चुका है। दूसरे चरण के तहत 13 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत 47 देशों में फंसे भारतीयों का भारत लाने का काम किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से सिडनी नई दिल्ली फ्लाइट के जरिए फंसे लोगों को भारत लाया जा रहा है। वहीं ओमान की राजधानी मस्कट से कल 2 विमान रवाना हुए, जिनमें से एक यात्रियों को लेकर केरल के कोझिकोड पहुंचेगा। वहीं दूसरी फ्लाइट मस्कट से लोगों को दिल्ली पहुंचा रही है, जिसमें कुल 180 लोग हैं। वहीं कुवैत में फंसे लोगों को भी अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए वतन वापस लाया जा रहा है। राजधानी दोहा से भी फ्लाइट के जरिए लोगों को वतन वापस लाया जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा से भी दोहा कोची फ्लाइट के जरिए 177 यात्री और 8 नवजात बच्चे आज भारत पहुंचेंगे। और वंदे भारत मिशन के तहत रोम से कल पहली विशेष उड़ान ने इटली से दिल्ली और कोची के लिए 239 यात्रियों के साथ उड़ान भरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 63,624 हो गई है। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 45,299 हो गई है। कोविड से भारत में अभी तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना संकट के मौजूदा समय में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही चर्च खोलने के बारे में नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हालांकि दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में मरने वालों की संख्या 94,000 को पार कर गई है और 15,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 2,98,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। दूसरी ओर न्यूयॉर्क शहर में लोकप्रिय भोजनालय कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए फिर से खुल रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दिल्ली के कीर्ति नगर में कल भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल ये आग चूना भट्टी की झुग्गी बस्तियों में लगी। आग बुझाने के लिए 45 फायर टेंडर की गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। कीर्ति नगर थाने के पीछे चूना भट्टी का ये झुग्गी है और इस झुग्गी में तकरीबन 10:30 बजे के आसपास आग लगती है। इस झुग्गी में कहा जाता है कि जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं ये लकड़ी का व्यापार करते हैं। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं झुग्गियों से निकलकर अपने गांव चले गए हैं, जिसकी वजह से झुग्गियां खाली थी। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जिनका ये
घर ठीक पीछे जो है वो जला है, ये पीड़ित हैं। आग उसमें लगी हुई है, वही वाला घर है मेरा। ये आग सर 10:30 के बजे करीब लगी थी। तो हम मेरे घर से करीब 3-4 घर पीछे से घर ये आग शुरू हुई। तो हम अंदर लेटे हुए थे, सोने जा रहे थे। जैसे हमारे घर में हीट मतलब आई तो बाहर से हम सोचे कि ये हीट कहाँ से आ रहा है, जैसे घर गर्म हुआ। तो उसके बाद बाहर देखे तो वहाँ से एकदम आग बिल्कुल बड़े पैमाने से फैला हुआ था। और आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं आग बुझाने का। 11:15 बजे पता लगा सर, आगे आग लगी थी। उसके बाद हम लोग उठे हैं तो अपनी सामान बुताने के चक्कर में सामान भी ना निकाल पाए और मतलब बच्चे निकाल लिए, अपने बच गए, बस इतनी बड़ी बात। जो है जो जल गया। अभी तक तो लॉकडाउन में सरकार खाना देता था, उससे गुजारा होता। छत तो था, अब खाना भी बंद हो गया, छत भी हट गया सिर से। अब कहाँ जाएं? सारी जल गया, कुछ नहीं रह गया। अब क्या बताऊं। ये तमाम लोग जो हमारे पीछे आपको देखे जा रहे हैं, ये लकड़ी का व्यवसाय करते हैं। जो लकड़ी हमारे सामने रखी है, ये लकड़ी बनाते हैं, खूबसूरत लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं। लेकिन इनकी तमाम नक्काशियां जल गई, तमाम कला जो थे इनके, जिन्होंने अपने हुनर से अपने हाथ से जो इसको ये तराशा करते थे, वो जलकर राख हो गए हैं। और बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है कि जिनके परिवार में 2-3 बच्चे हैं जो सिर्फ चाय बेचकर गुजारा करते थे, उनके घर जल गए, उनके व्यवसाय जल गए, वो सड़क पर आ गए हैं। कैमरामैन भीम सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, कीर्तिनगर, दिल्ली। और इसी पर और बात करने के लिए हमारे संवाददाता लालचंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लालचंद्र, जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट में देखा कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सामान का वहां पर काफी नुकसान हुआ है, तो क्या ताजा अपडेट्स हैं और क्या कारण पता चल पाया है इस आग का? देखिए तेजिंदर, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां से लगभग 1 किलोमीटर अंदर वो जगह है, वो झुग्गियां हैं जहां पर की आग लगी थी। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जहां से कि पाइप के ज़रिए ये पानी ले जा करके आग को बुझाने का काम किया गया है। रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास आग लगने की सूचना जब मिली तो लगभग 45 गाड़ियां जो दमकल की हैं वो आई मौके पर तुरंत, और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जान का तो नुकसान नहीं है, लेकिन लगभग 100 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई हैं। और एक ख़ास बात ये भी है तेजिंदर कि इस वक्त जो लॉकडाउन के बाद जो कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो झुग्गियों में रहते थे, वो चले गए हैं अपने अपने राज्यों को। तो बहुत सारी झुग्गियाँ ऐसी भी थीं जहाँ पर कोई रह नहीं रहे थे, लेकिन कुछ सामान वहाँ पर था। तो वो सारी की सारी झुग्गियों को या उन सामानों को की देखरेख करने और उनको बचाने वाला भी नहीं था। और इस तरह से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सामान का काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि अब आप जैसा देख रहे हैं कि दमकल विभाग की गाड़ियां अब धीरे धीरे वापस जा रही हैं, क्योंकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लेकिन लोगों की जान का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे सामान का ज़रूर नुकसान हुआ है। जो उनके घरों में पड़े हुए थे वो सामान उनके जल गए हैं। और लगभग 100 झुग्गियाँ पूरी तरह से जल करके राख हो गई हैं। जहाँ तक कारणों की बात करें तो अभी तक पूरी तरह से कारणों का पता तो नहीं चला, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जब आग लगी तो उसके बाद फिर कुछ सिलेंडर में भी विस्फोट हुए, जिससे कि आग पूरी तरह से फैल गई और फिर वो आग बेकाबू हो गई। तेजिंदर जी, लालचंद्र बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यानी कि अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की जान का वहां पर नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि करीब 100 के करीब झुग्गियां ऐसी हैं जो इस आग में जल गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।